गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का द अप्रोच आईएएस के इस ऑप्शनल प्लेटफॉर्म में स्वागत है और एक बार सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, अब हम लोग आज जो देखेंगे टॉपिक वो देखेंगे मराठा, और हमने कल बताया था। ठीक है, और एक ऐसा टॉपिक है जो आपके जीवन में भी, आपके एग्ज़ाम में तो है ही, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, और मराठा जो है कई चीज़ें ऐसी है जो हमें सीख देकर गया। देखो, इतिहास का वो प्रत्येक पात्र हमें सीख देकर जाता है, आपको पता है, और प्रत्येक घटनाएं। लेकिन ये एक ऐसा है, एक ऐसी घटनाएं हैं मराठा के इतिहास में, पानीपत का तृतीय युद्ध, जो बहुत ज़्यादा जो है आप उससे सीख ले सकते हो। तो हमने पेशवाओं का इतिहास कल बता रहा था, पेशवाओं। ठीक है, अगर आपको याद होगा, देखिए पेशवा जो है, जब आप प्रारंभिक परीक्षा दोगे, ध्यान देना, प्री आईएएस का प्री जब दोगे या पीसीएस का, तो ऑप्शनल तो है ही, प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी जो पेशवाओं का इतिहास है ये महत्वपूर्ण है। अब मैंने कल बताया कि जैसे एक पेशवा है, जैसे आप देखिएगा बालाजी विश्वनाथ है, तो पहले अगर आज से 15-20 साल पहले एग्जाम देते तो ये महत्वपूर्ण नहीं था, ये महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन आज ये महत्वपूर्ण है। टिप्पणी आ सकता है, सॉरी 13 से 20। सेकंड पेशवा जो महत्वपूर्ण है वो है बाजीराव फर्स्ट, और जो थर्ड है वो है बालाजी बाजी राव 40 से 61। ठीक है, ओम प्रकाश, वंदना, हैप्पी, नमिता, गुड मॉर्निंग। चलिए, अब मैंने अगर आपसे कुछ बोले कि बालाजी विश्वनाथ को, मैंने कल बताया, समझा दिया था कल, अगर एक बोले कि निरपेक्ष मूल्यांकन करे, एक आलोचनात्मक मूल्यांकन करे बालाजी विश्वनाथ का, तो हम लोग आएंगे बाजीराव पे। दीपकानंद, गुड मॉर्निंग। तो बालाजी विश्वनाथ का अगर आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की बात होगी, तो देखो, मैं पहले ही बताया कि अगर घटनाएं आपको पता है तो आप मूल्यांकन कर लोगे। मतलब एक ऐसा व्यक्ति, पहले मैं समझा देते हैं, मतलब एक बार फिर लिखना आप, कि देखो साधारण पद से वो कहां पहुंच गया, पेशवा। उसकी महानता इसमें है कि उसने पेशवा के जो पद है, पेशवा के पद तो पहले भी है ना, लेकिन उसने पेशवा के पद और सम्मान में अत्यधिक वृद्धि कर दिया, और पेशवा इतना शक्तिशाली हो गया कि उसके जो बाद में पेशवा आए, उसके वंशज के, वो छत्रपति से अत्यधिक शक्तिशाली हो गया। हुआ ना भाई, जब देखिएगा 1750 में संगोला की संधि होती है, और उस संधि के माध्यम से क्या होता है, जो पेशवा है वो वास्तविक सत्ता का प्रतीक हो जाता है, और वो जो है, जो छत्रपति है, वो सतारा के किले में आराम से जीवन व्यतीत करता है। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि पता है क्या है? इसलिए नहीं कि वो जब साहू आया तो साहू को धन्नाजी जाधव, जो ताराबाई के पक्ष में था, कन्होजी, इन लोगों को मिलाया। मतलब कई मराठा जो सरदार थे, जब दूसरे पक्ष में थे, ताराबाई के पक्ष में, उसको मिलाया। तो क्या कि उस मिलाने से साहू सुरक्षित नहीं हुआ? क्या साहू मजबूत नहीं हुआ? आर्थिक समस्या थी, तो इसने कई साहूकारों को साहू से मिलाया कि उधार मिले, आर्थिक सहायता मिले। इवन दिल्ली की जो है वो क्या नाम है, 1719 में संधि हुई, तो इसको चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार मिला। मिला कि नहीं? और चौथ और सरदेशमुखी से क्या हुआ, आर्थिक जो समस्याएं थी, जो वित्तीय कठिनाइयां थी, वो दूर हुई, है कि नहीं? ताराबाई को कमजोर करने में भी भूमिका थी इसकी।
याद होगा जब 1707 में के बाद जब खेड़ा का युद्ध हुआ और वो चला गया, ताराबाई चली गई वहां कोल्हापुर में, तो राजा राम की दूसरी पत्नी वो चाहती थी कि मेरा पुत्र जो है सत्ता में आए, तो उसने राजा राम की दूसरी पत्नी को सपोर्ट किया और ताराबाई को कमजोर किया। उपलब्धि है कि नहीं? उसकी उपलब्धि यह है कि उसने एक विचार दिया मराठों को। उसने मराठा संघ जो शिवाजी ने शुरू किया था उसको और भी मजबूत करने का प्रयास किया। उसकी उपलब्धि यह है कि जब साहू को कैद कर लिया गया था तो मुक्त कराया। तो अब जो है, अब नया ट्रेंड में बालाजी विश्वनाथ से क्वेश्चन आएगा, तो अब मैं उसको लिखवा दे रहा हूं एकदम मतलब शॉर्ट में, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाजीराव, अद्भुत, अलौकिक, अद्वितीय। लिखिए, बालाजी विश्वनाथ पेशवाओं का इतिहास है। पॉइंट में लिखेगा बालाजी विश्वनाथ, फिर आएंगे बाजीराव। बाजीराव पढ़ लिए तो सब कुछ पढ़ लिए। लिखिए, अपने भाग्य का स्वयं निर्माता, अपने भाग्य का स्वयं निर्माता, उसी में लिखेगा अपनी योग्यता एवं प्रतिभा से, अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर, अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर। देखिए, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी पेशवाओं का इतिहास अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आईएएस दीजिएगा पीसीएस, तो अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर वह एक साधारण व्यक्ति से, वह यानी बालाजी विश्वनाथ एक साधारण व्यक्ति से पेशवा के पद तक जा पहुंचा। एक साधारण व्यक्ति से पेशवा के पद पर जा पहुंचा। बस 5 मिनट लगेगा, इसके बाद आएंगे बाजीराव पर। बाजीराव केवल बाजीराव नहीं है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, विशेषकर आपको। हाँ हाँ, देखिए, एक महान योद्धा, नेक्स्ट पॉइंट, एक महान योद्धा, कॉमा, सैन्य संगठनकर्ता, राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, राजमर्मज्ञ, यही शब्द है जो आपको बेहतर बनाएगा औरों की तुलना में। राज्य के बारे में, राजनीति के बारे में जानने वाला, मर्मज्ञ मतलब जानने वाला। कूटनीतिज्ञ आदि, कूटनीतिज्ञ इत्यादि। लिखेगा, उसने पेशवा के पद, नेक्स्ट पॉइंट, उसने पेशवा के पद, उसने पेशवा के पद एवं उसके सम्मान में, उसने पेशवा के पद एवं सम्मान में इतनी वृद्धि कर दिया कि कालांतर में पेशवा छत्रपति से भी अधिक शक्तिशाली हो गया। पेशवा छत्रपति से भी अधिक शक्तिशाली हो गया। मंडे से के क्रैश कोर्स चला रहे हैं जो आईएएस परीक्षा दे रहे बच्चे, पेशवा अधिक शक्तिशाली हो गया है ना। मंडे से ऑनलाइन और ऑफलाइन एक क्रैश कोर्स है। हाँ, पैसा नहीं, मेरे अपने बच्चों के विशेष ध्यान में रखते हुए, कुछ ऐसे बच्चे जो यहाँ नहीं हैं, जो आप ही के सहपाठी हैं और वो हैं, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलेगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मैं समय लूँगा उसमें, 1 से 1.5 घंटे लूँगा, बस 1.25 से 1.5 घंटे। घबराइए नहीं, जस्ट इसी के बाद, ठीक है। हाँ,
जस्ट ऑप्शनल खत्म होने के बाद उम्मीद है 10:30 या 11 बजे से। ये हो सकता है कि 8:30 कर दूं मैं, जो भी है 8:30 से पहले मैं नहीं करूंगा, और 11:30 ये 11 बजे के आसपास में शुरू कर दूंगा, या 10:30 बजे। 1.5 घंटे उसमें PDF प्रोवाइड करवाया जाएगा और नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्वेश्चन ये मंडे से सब रहेगा। मतलब ये है कि जो UPPCS देना चाहते हैं, जो IAS देना चाहते हैं, उनके लिए जो है, जैसे पिछले बार अनअकैडमी पे करवाने का प्रयास किया था 2020 में, 21 में तो लॉकडाउन ही था। तो अब जो सोच रहा हूँ मैं कि इस टाइप से जो है चीज़ें जो है किया जाए, क्योंकि अब संसाधन का रोना नहीं ना है कि बच्चे ऑफलाइन नहीं आ सकते, ऑनलाइन नहीं आ सकते, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं हो रहा है ना। और मुझे लग रहा है कि 2 महीना 2.5 महीना काफ़ी होता है अगर आप प्री पास करना चाहते हो तो। हाँ, बशर्ते कि बेसिक आपका सही है। तो जिन बच्चों का बेसिक सही है उनके लिए मंडे से, हाँ, लेकिन ये है कि आपको मेहनत करना होगा खुद से। मैं, हाँ, ये नहीं कि हैं सब पैसा से, अपने बच्चों के लिए कोई फी नहीं, लॉकडाउन फ्री, समझ रहे हैं। इस नहीं, बात फ्री की नहीं है, बात यह है कि उसमें भी कुछ गरिमा होगा, है ना। जो ऑफलाइन बच्चे होंगे उनके लिए कुछ गरिमा होगा। चलिए, हाँ, चलिए बात करते हैं बाद में। लिखिएगा उसे अपने समय की, लिखिएगा मंडे को देखेंगे, है ना, उसके पहले एक बार और बताएंगे। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, उसे अपने समय की परिस्थितियों और उसे अपने समय की परिस्थितियों और मराठों के शक्ति के साथ साथ, समय के परिस्थितियों और मराठों के शक्ति के साथ साथ उसकी सीमाओं का भी ज्ञान था, उसकी सीमाओं का भी ज्ञान था। याद रखिएगा, मनुष्य को अपनी मजबूती के साथ साथ कमजोरी का भी पता होना चाहिए, समझे। सीमाओं का भी ज्ञान था, यही उसकी सफलता का मूल कारण था। लिखिएगा, अंडरलाइन कर दीजिए, यही उसकी सफलता का मूल कारण था। यही उसकी सफलता का मूल कारण था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बालाजी ने या बालाजी विश्वनाथ ने शिवाजी द्वारा मराठा संघ के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। बालाजी विश्वनाथ ने शिवाजी द्वारा मराठा संघ के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। मुगलों से संधि कर, नेक्स्ट पॉइंट, मुगलों से संधि कर, मुगलों से संधि कर, ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1719, मुगलों से संधि कर मराठा साम्राज्यवाद का मार्ग प्रशस्त कर दिया। मुगलों, हाँ, 1719, मुगलों से संधि कर मराठा साम्राज्यवाद का मार्ग प्रशस्त कर दिया। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, जिस प्रकार से विश्वनाथ ने, यह बहुत अहम पॉइंट है, और पॉइंट लिखते समय याद रखिएगा एक चीज कि फैक्ट को एनालिसिस में कन्वर्ट कीजिए। जिस प्रकार से विश्वनाथ ने जहां एक ओर अपनी कूटनीति से धन्नाजी जाधव कमा खांडेराव धमादे, कुछ नाम याद रखना पड़ेगा आपको, हाँ, ऐसे खांडे राव धमादे। अगर आपको धमादे नहीं याद रहेगा तो खांडे राव लिख देना सीधे, खांडे राव धमादे, कान्होजी अंगारे या आंगड़े आदि को, कान्होजी आंगरे आदि को
साहू के पक्ष में सम्मिलित कर आदि को साहू के पक्ष में सम्मिलित कर उसे सुदृढ़ता प्रदान किया कौमा जबकि दूसरी ओर 1719 में मुगलों से संधि कर 1719 में मुगलों से संधि कर मराठों को वित्तीय कठिनाइयों से मुक्त किया। मराठों को वित्तीय कठिनाइयों से मुक्त किया। पूर्णविराम के बाद एक लाइन लिखिएगा और उसे अंडरलाइन कीजिएगा एग्जाम में। बालाजी विश्वनाथ के इस अभूतपूर्व या अविस्मरणीय योगदान के लिए या कार्यों के लिए एक ही शब्द लिखिएगा, अविस्मरणीय योगदान या कार्यों हेतु मराठा सदैव उसका ऋणी रहेगा। मराठा सदैव उसका ऋणी रहेगा। इतिहास में लिखना मत, सुनना। इतिहास में कई बार ऐसा होता है और आपके जीवन में भी देखिएगा कि कोई व्यक्ति है, उसका योगदान, वो व्यक्ति बहुत साधारण होता है, इतिहास में भी देखना, और वो इतना करके चला जाता है कि एक साम्राज्य, एक व्यक्ति, एक परिवार, एक कुल के लिए जिसके योगदान अविस्मरणीय होता है। बताओ ना, अगर ये व्यक्ति नहीं होता, हालांकि इतिहास में किंतु परंतु यद्यपि तथापि का कोई स्थान नहीं है कि ये नहीं होता तो क्या होता। जैसे एक फिल्म है कभी कभी में, गाना भी है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से बालाजी विश्वनाथ ने सहयोग दिया, लोगों को मिलाया, इतना काम किया, और सच बताए साहू जीवन भर ऋणी रहा भी जब तक जिंदा रहा। एक पॉइंट लिखिएगा, अनेक अवसरों पर, बस 2 पॉइंट है, फिर आते हैं बाजीराव मस्तानी पर। अनेक अवसरों पर बालाजी ने अपने कौशल एवं चातुर्य से, देखिए शब्दों का चयन कीजिएगा, कौशल एवं चातुर्य से। आप कहते हो हिंदी मीडियम में रिजल्ट, बहुत रिजल्ट हो सकता है, ऐसा नहीं है, शब्दों का चयन करना। कौशल एवं चातुर्य से, दक्षता भी लिख सकते हो, चातुर्य से साहू की स्थिति को सुदृढ़ किया। साहू की स्थिति को सुदृढ़ किया या मजबूत किया। उसी में अब देखो जोड़ना कैसे है, इसको फेंकना भी कहते हैं। चाहे वह सेनापति चंद्रसेन जाधव भी लिख सकते हैं, जाधव, केदार जाधव का नाम सुने होंगे, चंद्रसेन जाधव एवं सीमा रक्षक कान्होजी आंग्रे। भूल गए तो कोई बात नहीं, केवल सेनापति और सीमा रक्षक लिख देना। आंग्रे के कैद से साहू को मुक्त कराने की बात हो, कि कैद से साहू को मुक्त कराने की बात हो, अथवा
अथवा बिना संघर्ष किए कान्होजी आंग्रे को साहू की ओर मिलाने का मामला बिना संघर्ष किए कान्होजी आंग्रे को साहू की ओर मिलाने का मामला, कौमा, यह निश्चित रूप से बालाजी विश्वनाथ की एक महान उपलब्धि है। यह निश्चित रूप से बालाजी विश्वनाथ की एक महान उपलब्धि है। जो बच्चे भूल गए या अभी आए हैं, देखना ध्यान से। ये जो है, आपने देखा कि जो है, दरअसल क्या है कि ताराबाई इसका विपक्षी था। तो एक तो जो धन्ना यादव था, यादव, उसको लाया था किसने? विश्वनाथ ने अपनी ओर, साहू की ओर। तो जब 1708 में जब धन्नाजी यादव की मृत्यु हो जाती है तो चंद्रसेन यादव को बनाया जाता है सेनापति। लेकिन आज भी उसकी भक्ति जो है वो ताराबाई की ओर है और सीमा रक्षक है कान्होजी आंग्रे। ये दोनों मिल जाता है और मिलने के बाद ताराबाई के साथ मिलकर षड्यंत्र करने का प्रयास करता है और इसी दौरान उसने साहू को कैद भी कर लिया। अब बालाजी विश्वनाथ इतना मजबूत तो है नहीं। अब उसका प्रयास होता है किसी तरह से कान्होजी आंग्रे को अपनी ओर मिलाया जाए और उसने कूटनीतिक से कान्होजी और इसमें फूट डलवा देता है और कान्होजी आंग्रे को साहू की ओर कर लेता है और चंद्रसेन यादव का वध कर देता है। अब ये इतना तो कहानी पता होना चाहिए, नाम भले ही पता ना हो, नाम शुरू में पता हो बाद में भूल जाओ, लेकिन नंबर मिलेगा उतना ही। एक और लिखना पॉइंट, बहुत खूबसूरत पॉइंट है। सबसे बढ़कर बालाजी ने कोल्हापुर में, सबसे बढ़कर बालाजी ने कोल्हापुर में ताराबाई के विरुद्ध हो रहे षड्यंत्र में भाग लिया। ताराबाई के विरुद्ध हो रहे षड्यंत्र में भाग लिया और राजा राम की दूसरी पत्नी राजस बाई, नहीं ये नाम याद है, कोई बात नहीं, एकदम टेंशन नहीं लेना है। राजा राम की दूसरी पत्नी राजस बाई एवं उसके अमात्य यानी मंत्री और उसके मंत्री रामचंद्र पंत के साथ मिलकर, मैं नाम लिखा दे रहा हूं ताकि आपको कहानी समझ में आए, वरना आप एग्जाम में नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा। और उसके अमात्य या मंत्री रामचंद्र पंत के साथ मिलकर ताराबाई के पतन का मार्ग प्रशस्त किया, या ताराबाई के पतन की पृष्ठभूमि तैयार की। ताराबाई के पतन की पृष्ठभूमि तैयार की। यह हो गया बालाजी विश्वनाथ के बारे में। अब एक पैराग्राफ लिख लेना 2-3 लाइन का, जो एक संक्षेप में हो सकता है, चाहे रहने दो, इतना ही बहुत है ना। कितने 100-150 शब्द हो गए होंगे, बहुत है, फालतू नहीं लिखना। अब आइए एक दूसरा, बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव। सही है, 150 तो होगा, बहुत। देखिए अब आते हैं बाजीराव पर। एक फिल्म भी आई थी। जैसे इतिहास में बहुत कम अवसर ऐसा हुआ, मैं बता रहा हूं आपको, जो उसकी प्रेमिका का नाम उसके साथ जुड़ जाए। और अगर वो शासक इतना बड़ा हो तो
जैसे अकबर, अकबर हिंदुस्तान का अगर अशोक है तो अकबर भी है मध्यकाल का। प्राचीन काल का अगर अशोक है तो मध्यकाल का अकबर है, मानते हो ना? लेकिन जब जब अकबर का नाम आता है तो जोधा अपने आप चली आती है। और ये इतिहास की व्यवस्था है, ये इतिहास की मजबूरी है। और आप बोलोगे सर इतिहास इतना मजबूर भी होता है क्या? हाँ, जब आपकी उपलब्धि बहुत ज्यादा होता है, जब आपका व्यक्तित्व इतना आकर्षक होता है, तो इतिहास स्वयं आपको अपनी ओर खींच लेती है और कई बार स्वयं आपके पास चली आती है। जब राधा कृष्ण की बात होती है, हालांकि वो एक जो है पूर्व ऐतिहासिक विषय है, लेकिन जब कृष्ण की बात होगी तो राधा अपने आप आएगी। जब मध्यकाल की मीरा की बात होती है तो कृष्ण कहाँ रह जाते हैं। और आधुनिक भारत में कितने शासक हैं जिसके नाम के साथ उसकी प्रेमिका भी आ जाए? पत्नी तो छोड़ो, कितने हैं बताओ? औरंगजेब क्या इतना नहीं है? ठीक है, औरंगजेब अपनी पत्नी के प्रति जो है समर्पित है, लेकिन जो है बाजीराव के साथ आता है मस्तानी। ठीक, और वाकई बता रहे हैं, ये इसकी कहानी यहां से सुनो। पहली बार जब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु होती है तो साहू, ठीक है, साहू में एक दो ऐसा गुण है कि जो अद्भुत है। साहू में शासन करने की योग्यता नहीं थी, क्योंकि वो तो बहुत कम एज का था तो चला गया। लेकिन इसमें एक अच्छी गुण थी कि वो विश्वास करता था। उसको विश्वास इसलिए करता था क्योंकि उसमें व्यक्तित्व के चरित्र के परख थी उसमें। और जिस व्यक्ति में मनुष्य के या मानवीय गुणों का परख होता है वो आदमी विश्वास कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि ये धोखा देगा ये नहीं देगा। हां, अपवाद है कि एक दो बार वो भी धोखा खाया। अब समस्या था कि साहू के समक्ष कि ये बनाया किसको जाए, तो वहां षड्यंत्र भी हो रहा है। वहां षड्यंत्र भी हो रहा है कि भैया अब बालाजी विश्वनाथ के पुत्र को पेशवा ना बनाया जाए, क्योंकि पेशवा तो बहुत मजबूत हो रहा था। लेकिन फिर एन केन प्रकरेन तरीके से यह सामने आया कि उसके पास कोई मजबूरी भी थी। ये बहुत कम उम्र का था तो ये युद्ध लड़ा, उसमें भाग लिया और जीता। कहते हैं लगभग 40 से ऊपर, कुछ इतिहासकार कहते हैं 41। तो जब भी ऐसे मत लिखना, लगभग 40 युद्धों में ये भाग लिया और अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं जीता। ये हारा, एक भी युद्ध नहीं हारा। और एक अंग्रेज जो है माउंटगोमरी, बर्नार्ड माउंटगोमरी, उसने अपनी किताब में लिखा, बर्नार्ड माउंटगोमरी हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर, एक बुक लिखा इसने, हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर। उस पुस्तक में इसने बताया कि बाजीराव की जो अद्भुत, जो तीव्र गति से अपनी सेना को ले जाना और कैसे एग्रेसिव जो उसकी आक्रामक नीति थी उसके बारे में बताया। अभी बना तो इसकी उपलब्धियां कैसे, तो इनको इसको दो तरीके से देखो। एक, जब भी देखोगे बाजीराव को, तो बाजीराव को दो प्रकार से देखो, क्योंकि दोनों प्रकार नहीं देखोगे तो बाजीराव को नहीं समझ पाओगे ना। एक व्यक्तिगत और दूसरा राजनीतिक। कोई भी महान शासक कि केवल आप व्यक्तिगत, केवल राजनीतिक मत देखो। अकबर की जब जीवन देखोगे तो अकबर केवल राजनीतिक से नहीं उसका चरित्र का मूल्यांकन होगा, व्यक्तिगत भी देखना होगा कि किस प्रकार से उस समस्याओं से निजात पाया और किस प्रकार से वो जूझा।
और व्यक्तिगत समझने के लिए सबसे पहले आपको चलना होगा मस्तानी के पास। आपको पता है एक जगह है बुंदेलखंड, जो बच्चा उत्तर प्रदेश का होगा, और वहां का राजपूत शासक था छत्रसाल, सुने होंगे। और उसे मुगलों के आक्रमण से भय था। तो उस समय का जो सबसे शक्तिशाली जो उभर रहा था वो था मराठा। अभी एक लड़का था ये, अब धीरे धीरे शादी भी हो चुकी थी, काशीबाई इसकी पत्नी थी। फिर ये धीरे धीरे, ये बात है 1728 की, कहा जाता है कि छत्रसाल ने इससे सहायता मांगी, लेकिन प्रारंभ में इसने इनकार कर दिया और बाद में यह सहमत हुआ सहायता करने के लिए। अब यह इतिहासकार की दो मत है। एक वर्ग कहता है कि मस्तानी से इसी ने, छत्रसाल ने विवाह का प्रस्ताव दिया था, और दूसरा व्यक्ति कहता है कि वो लव एट फर्स्ट साइट, पहली बार देखते हो कोई पसंद आ जाता है, ऐसी घटनाएं हुई। अब बात क्या था, ये एक अलग मैटर है, मैटर अलग है, लेकिन ये है कि इसने मस्तानी से फिर विवाह किया। अब आई मस्तानी थी कौन? तो छत्रसाल ने एक नर्तकी थी रूहानी बाई, और रूहानी बाई मुसलमानिन थी। अब ये रूहानी बाई, लेकिन इसने शादी कर लिया, एक राजपूत होते हुए भी एक मुसलमान महिला से विवाह किया। अब यार सोचो यार, उस शासक की तो प्रशंसा करते ही है सब, इस महिला को भी देखो, उस समाज को देखो। अब इससे एक बच्ची हुई, नाम था मस्तानी। छत्रसाल ने मस्तानी को अपने पुत्र की भांति लालन पालन किया। अब जब महल में आई मस्तानी, तो आप यही मत समझना, अब समस्या शुरू होनी प्रारंभ हो गई मस्तानी की। नमिता, गुड मॉर्निंग। अब समस्या प्रारंभ हो गई। अब समस्या क्या हुई? समस्या की शुरुआत यह हुई कि काशीबाई किसी भी तरीके से इस विवाह को मानने से इनकार कर दिया। इवन इसका छोटा भाई था चिम्माजी अप्पा, बालाजी, ये बाजीराव का छोटा भाई चिम्माजी अप्पा, वो भी काशीबाई का साथ देने लगा। इवन इतना हुआ कि कई बार इस पे जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया। अंत में बाजीराव के साथ समस्या यह था कि वो काशीबाई से को बहुत चाहता था, लेकिन कई बार ऐसा अवसर आया कि बाजीराव काशीबाई का परवाह नहीं किया। किसके सामने? मस्तानी के सामने। सच बताओ, अगर प्रियंका चोपड़ा काशीबाई है और दीपिका है मस्तानी, तो सही में लोग तो मस्तानी की ओर ही झुकाव होगा, किसी का भी नहीं, दोनों तरफ होगा था। देखो दूसरी पत्नी जो होती है उसकी ओर ज्यादा होता है, वो नहीं होती है। और दूसरी बार ये व्यक्तित्व का आकर्षण था मस्तानी का। मस्तानी लड़ाकू नहीं थी। हाँ योद्धा थी। हमें लगा लड़ाकू का मतलब वो, हाँ मस्तानी योद्धा जरूर थी। मस्तानी चुप रहती थी। जो इतिहास पे किताबें लिखी गई उस समय, बहुत सारी किताबें हैं, बोलता है नहीं। मस्तानी को एक पुत्र मस्तानी को एक पुत्र हुआ। यह बात है लगभग आप मान लो 1734 के आसपास की। जब मस्तानी को एक पुत्र हुआ तो ये हिंदू नाम रखना चाहता था, कृष्णा राव, लेकिन काशीबाई उसे हिंदू पुत्र के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी।
कई मराठा सरदारों ने विरोध किया, यहां तक कि जब उसका जनेऊ करने की बारी आई, चूंकि ब्राह्मण परिवार से था, तब ब्राह्मणों ने जनेऊ करने से इनकार कर दिया। बोला कि ये मुसलमान इनकी पुत्र है, एक मुसलमान महिला का पुत्र का हिंदू रीति रिवाज से संस्कार कैसे हो सकता है? आप बताओ। वो डर गया। बार बार हमला हो रहा है, बार बार साहू बचा रहा है उसको। साहू को पता चल जाता है, क्योंकि ये तो युद्ध में रहता है व्यस्त। 1731 की बात लगभग, डेट याद रखना मत। इसने शनिवारा में एक बनाया महल अलग से। अब इसका अधिकांश समय मस्तानी के साथ व्यतीत होने लगा। बाजीराव के व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं, व्यक्तिगत एक पक्ष है कि ये बहुत अकेला और तन्हा रहने लगा, उस समय के इतिहासकारों ने लिखा है। और अपना जो ध्यान है वो लगाने लगा युद्धों में। निश्चित रूप से युद्ध इसकी पहली प्रेयसी थी, मराठा साम्राज्य पहली प्रेयसी थी इसकी। उसके बाद काशी या मस्तानी होगी। लेकिन इसके बावजूद बता रहे हैं कि इतना ज्यादा बाद में व्यस्त हो गया, उसका वजह था कि बहुत अकेला था। जिस प्रकार से परिवार से उपेक्षा किया गया, मराठा सरदारों का विरोध किया गया, इस पक्ष को इतिहास आप पढ़ते नहीं हो, जानते नहीं हो। ये युद्ध करने गया और जब आता था पुणे, जब उस समय पूना था, तो फिर ये अपने पास सतारा वगैरह या जो राजधानी था वहां पे बहुत कम आता था। कहते हैं कि युद्ध के दौरान ये बीमार हुआ। जब 1740 की बात है, नर्मदा नदी के तट पे राउड़ खेरी बीमार हो गया, फीवर था, बुखार था, मर गया। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि जो ये थी मस्तानी वो सती हो गई, लेकिन इसके वास्तविक प्रमाण नहीं मिलते। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसकी मृत्यु बुखार से नहीं, दरअसल वो बाद में उसके मतलब जो व्यक्तिगत जो जीवन है वो इस प्रकार से हो गया कि बहुत अल्पायु में ही, भाई शासक की दृष्टि से 40-43 साल क्या होता, 39-40 साल कुछ नहीं होता, अब मर गया। लेकिन एक शासक, वह भले ही पेशवा था, आप जरा सोचो ना, एक ब्राह्मण होते हुए एक ऐसा पेशवा जिसने हिंदू पद पादशाही अर्थात हिंदू आदर्शों के अनुसार शासन करने का आधार रखा शिवाजी के पश्चात, और एक मुसलमान महिला से प्यार कर बैठा, और वो पूरे ताउम्र एक निरपेक्ष शासक था। कोई ऐसी घटनाएं नहीं है। हाँ, लेकिन एक बड़ी अजीब चीज है, 17 जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो यही काशीबाई को एहसास होता है, और वो शमशेर बहादुर जो नाम था उसके पुत्र का मस्तानी के, वो कहती है कि इसका लालन पालन मैं करूंगी। और पानीपत के तृतीय युद्ध में काशीबाई का पुत्र भी मरता है। काशीबाई के भाई 3 पुत्र थे, एक जनार्दन जो बचपन में मर जाता है, एक रघुनाथ राव, और एक होता है बालाजी बाजीराव। तो इसका पोता भी लड़ने जाता है, वो मर जाता है विश्वास राव। और इस घटना को सुनकर इसका पुत्र भी मर जाता है पानीपत के बाद, और शमशेर बहादुर भी इसी युद्ध में मरता है। तो मस्तानी का जो पुत्र था वो तो मराठा के लिए सर्वस्व लुटा दिया। तो काशीबाई बाद में एक्सेप्ट करती है, इस चीज को पता होना चाहिए। बाजीराव ने एक बहुत अच्छी बात दिखाया कि परिवार और प्यार, राजनीति, धर्म, वो एक निरपेक्ष शासक था। अब उस समय आप सोचिए कि 1728 और 30 की बात बता रहा हूं मैं, 40 की, कि एक ब्राह्मण शासक के लिए
पेशवा के लिए इस प्रकार का निर्णय लेना, ऐसा नहीं कि इतिहास में ऐसी घटनाएं नहीं हुई, लेकिन मराठों के बीच और एक ऐसा पेशवा जिसने हिंदू पद पातशाही के आदर्श को प्रोत्साहित किया, उसके लिए अद्भुत था। जहां तक राजनीतिक उपलब्धि की बात है भाई, तो अब इसके बारे में तो क्या बताऊं मैं, इसकी समस्याएं क्या थी। देखिएगा, जब राजनीति की बात करोगे तो इसकी समस्याएं क्या थी। एक तरफ थी निजाम, एक तरफ थी सिद्धि जंजीरा का पश्चिम भारत में, कर्नाटक शहादत खां वगैरह, वो सॉरी ये वहां भी शहादत खां वहां भी है, वो क्या नाम है उसका। इसके बाद देखिए कर्नाटक का नवाब सादुल्ला खां, सॉरी हाँ सादुल्ला खां। इसके बाद देखिए पुर्तगाली। इसके बाद देखिए समस्याएं कैसे हैं, मालवा, मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड, ये जो एरिया है, इतने ज्यादा प्रतिद्वंदी, आप जरा बताओ, जब इतने सारे प्रतिद्वंदी हैं और इस प्रतिद्वंदिता में आप जरा सोचो एक अल्प आयु का शासक बनता है। निजाम के बारे में मैं क्या बताऊं आपको, एक मुगल भी है, मैं निजाम के बारे में क्या बताऊं। 100 से अधिक युद्ध में भाग लिया था इसका निजाम, हैदराबाद का तुरानी था, चिन किलिच खां या आसफ जहां, सोचिए कितना युद्ध, 100 युद्ध। और जहां तक कूटनीतिकता की बात है तो कहां ये और कहां निजाम। लेकिन बाजीराव जो है अपने पिता से युद्ध कौशल, कुशलता, युद्ध कुशलता, सैन्य संगठन, चातुर्य, कूटनीतिज्ञता, ये सब दांव पेच सब सीखा था, ये काम आया। मतलब उसने निजाम को 2 बार पराजित किया, 1700 एक बार अगर याद होगा 28 के आसपास पालखेड़ा के युद्ध में, और एक बार 1737 में भोपाल के युद्ध में। इसने 2 बार हराया किसको, निजाम को। निजाम को जब पहली बार हराता है तो मैंने एक नाम लिया इतिहासकार का, माउंट गोमरी। माउंट गोमरी जब हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर लिखा ब्रिटिश, माउंट गोमरी, ये पता है कौन था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश का एक सेनापति भी था। इसने लिखा कि इसके जो वॉरफेयर टेक्नोलॉजी है, मतलब वो सॉरी टेक्निक है, जो दांव पेच है कि एकाएक शत्रु पे हमला करना, उसके शस्त्रागार को लूट लेना, आप जब तक संभले तब तक धावा बोल देना। और ये युद्ध कला ब्रिटेन के युद्ध कला से संबंधित जो पाठ्यक्रम होता है उसे पढ़ाया जाता है आज भी। आज भी जब ट्रेनिंग दी जाती है सैनिकों को तो उस कला में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस कला का प्रयोग किया गया ब्रिटेन द्वारा, और जिसको नाम दिया गया ये ब्लिट्ज, KREIC, ब्लिट्ज क्रिग, ये नाम दिया गया माउंट गोमरी द्वारा। इवन अमेरिका ने भी इस युद्ध कला का प्रयोग किया। अब इससे ज्यादा क्या आप क्या बताओगे। निजाम जो 100 युद्ध से अधिक में भाग ले चुका था, इतना बड़ा कूटनीतिज्ञ था, और उसे पराजित करता है, चौथ देने के लिए बाध्य करता है।
आप सोचो, चौथ देने के लिए बाध्य करता है आपको। आप जरा सोचो, ये कितनी बड़ी बात है। यही नहीं, जब आप देखोगे पुर्तगालियों को भी पराजित करता है ये मालवा बुंदेलखंड, सॉरी मालवा गुजरात बुंदेलखंड के साथ समझौता करता है। जंजीरा के सिद्धि जो नौसैनिक रूप से बहुत मजबूत थे, उसे ही पराजित करता है, जंजीरा के सिद्धियों को। क्या यह कम उपलब्धि है? तो जब राजनीतिक रूप से आप देखोगे तो राजनीतिक रूप से भी, व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी ये जो मराठा क्या जो पेशवा है बाजीराव फर्स्ट, उसकी महान उपलब्धि है। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि पता है क्या है? उसने देखा कि जो मुगल है वो मुगल पतन उन्मुख है, और मुगल जब कमजोर हो रहा है तो कोई ना कोई शक्ति है जो इसका स्थान लेगा, चाहे वो निजाम हो। भाई जो बचा था वो निजाम था, तो मराठा क्यों नहीं हो सकता? मतलब इसने मराठा को एक स्वप्न दिखाया और बोला कृष्णा से अटक तक, कृष्णा नदी नीचे निजाम का एरिया और अटक पंजाब में, वो कटक है, कटक उड़ीसा वाला कटक, अटक पूरा एरिया में। ये पहला शासक था जो नॉर्थ इंडिया, जो उत्तर भारत के विजय का मार्ग और विजय के लिए स्वप्न देखा कि नहीं हम जीत सकते हैं। समझ रहे बात को? और इसने कहा कि इस मुगल जो है पतन उन्मुख है, यदि इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार किया जाएगा, जर्जर वृक्ष समझते हैं, जब वृक्ष सूख जाता है उसके तना पर प्रहार करो, कहते शाखाएं स्वयं गिर जाएगी। और ये पहला शासक है जो दिल्ली की सीमाओं तक चला गया, पहला मराठा है। तो राजनीतिक उपलब्धि मत पूछिए, और व्यक्तिगत तो मैं बता ही दिया। हाँ, एक कमी हुई इससे, और वो कमी शिवाजी के समय से शुरू हुई, बालाजी विश्वनाथ के समय तक चली गई। और ये भी पहला कमी की जो जागीर देने की सिस्टम थी, वेतन के बदले जागीर। इसके पिताजी जो बालाजी विश्वनाथ थे वो जानते थे कि साहू में प्रशासनिक दक्षता नहीं है, और साहू में जब प्रशासनिक दक्षता नहीं है तो स्वाभाविक बात है कि वो उस पर ये छोड़ नहीं सकता। जो 1719 में जो टैक्स लेने की मिला था चौथ और सरदेशमुखी साउथ इंडिया के अंदर, तो वो क्या सोचा कि ये जागीर दे दिया जाए लोगों को, जो बड़े बड़े जमींदार हैं साउथ इंडिया, मतलब वहां पे महाराष्ट्र में सरदार हैं, उनको दे दिया जाए, वो टैक्स वसूल के फिर देंगे। लेकिन इससे क्या हुआ, वो सरदार धीरे धीरे मजबूत हो गए, और इसने भी उस परिपाटी को आगे बढ़ाया और मराठा संघ को बांट दिया। किसमें? पेशवा में, सिंधिया में, होलकर में, गायकवाड़ में, अब भोसले में। इसका मतलब था कि मराठा कहने के लिए एक थे, लेकिन वे विभाजित थे। और यह नीति एक प्रकार से कालांतर में मराठों के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। राकेश रोशन, विजनरी आईएएस, गुड मॉर्निंग सर। चलिए, तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब तात्पर्य यही है कि इसकी जो ये तकनीक है, इसकी जो रणनीति थी, यह रणनीति कालांतर में मराठों को भारी पड़ा। एक और चीज, जब आप
आपने गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग कहाँ करते हो? आप पहाड़ों में, जंगलों में, सपाट मैदान में, खुले मैदान में इसका प्रयोग बहुत ज्यादा कारगर नहीं होता। या तो आप गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अलग तरीके से इजाद कर सकते हो। तो जैसे ही बाजीराव मैदान में जीतना शुरू किया तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति जो है का परित्याग शुरू हो गया। और पानीपत का जब युद्ध पढ़ोगे तो मैदान में हुआ था और गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग नहीं किया गया था, जब मराठों की मौलिकता थी। और एक सेंटेंस बहुत अच्छा है, याद रखिएगा कि जब जब आप अपने मौलिकता से पलायन करते हो या विपतित होते हो तो आपका पतन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। मराठों की सबसे बड़ी मौलिकता क्या थी? गुरिल्ला युद्ध पद्धति। और आज स्थिति यह हो गई कि बाजीराव के समय गुरिल्ला युद्ध पद्धति समाप्त हो। एक और है इनकी जो सीमाएं थी कि बाजीराव का व्यक्तिगत जीवन वो हावी अपने राजनीति पे नहीं होने दिया, लेकिन कहीं ना कहीं दरबार के अंदर इसके विरुद्ध षड्यंत्र हो रहा था जिसका प्रशासनिक कुशलता पे पड़ा। यह युद्ध विजेता बहुत बड़ा था, राजनीतिक रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है इसकी। बंगाल की खाड़ी से कन्याकुमारी तक, बोलोगे सर कन्याकुमारी तक? भाई निजाम को पराजित किया, यह कहने का मतलब है कि वहां तक मराठों की गूंज सुनाई देती थी। एक होता है साम्राज्य का विस्तार करना और एक होता है साम्राज्य का विस्तार आप मिला जुला कर एक औसत जगह करो, लेकिन आपके डर की गूंज जो है सर्वस्व सुनाई दे, ऐसा किया। लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से बहुत बेहतर प्रशासन स्थापित करने में विफल रहा। शायद इसका कारण यह भी हो सकता है कि ये युद्धों में व्यस्त रहा और युद्ध में व्यस्त रहने की वजह से न तो इसके पिता और न ही ये प्रशासनिक जो एक होता है स्थायित्व प्रदान करना वो नहीं कर पाए, जो इसकी एक कमी भी है। जब इसकी मृत्यु होती है तो इनका एक लड़का है जो बनता है पेशवा और नाम है बालाजी बाजीराव। हाँ, इनकी एक उपलब्धि और है, अगर आप देखोगे तो इसके समय एक वरना की संधि हुई और ये बहुत कूटनीतिक तरीके से 1731 में, ये प्री में भी आता है, ध्यान देना जब आप प्री में पढ़ोगे आईएएस पीसीएस में। एक इसमें जगह था कोल्हापुर, याद होगा? तो कोल्हापुर में कौन था शासक? वही राजसबाई का पुत्र संभाजी सेकंड। और सतारा में कौन था? साहू। तीसरे क्या किया? इस संधि के अनुसार दोनों का क्षेत्र बांट दिया गया, हालांकि यह बड़ा क्षेत्र था। यानी जो मतभेद था कोल्हापुर और सतारा के बीच, उसको मिटाने का एक प्रयास किया, जो बहुत बड़ी बात थी। अब 1740 में जब इसकी मृत्यु होती है तो 1740 में कौन बनता है? 1740 में बालाजी बाजी राव, ये बनता है क्या? पेशवा। अब इसके सामने भी कम समस्या नहीं है, इसके सामने भी बहुत सारी समस्याएं हैं। मराठा में कई ऐसे सरदार हैं जो इसके अगेंस्ट, निजाम भी है, पुर्तगाली भी है, आर्थिक समस्याएं। पिता के समय पिताजी बहुत कर्ज लिए थे, कभी महल बनाने के लिए, कभी कुछ कभी कुछ। इसका परिवार कर्ज से डूबा हुआ था, ये भी समस्या थी कर्ज की वजह से। अब किया क्या जाए?
उधर देखिएगा जंजीरा भी है, वो भले ही वो हरा दिया था, लेकिन खरा तो है कि चल तेरा बाप मर गया, मैं तो हूं, अब बताते हैं तुम्हें। अब इसको फिर से सिद्ध करना पड़ेगा पराजित करके। लेकिन हाँ, अपने पिता की भांति ये भी एक महान योद्धा था, कूटनीतिज्ञ था, सेनानायक था। तो सबसे पहले इसने साहू से बोला, क्योंकि ये शासन कब करता है, 40 से 61 तक। साहू को बोला कि मेरे पिता ने जो पुर्तगालियों को पराजित करके जो भूमि प्राप्त किया था, अगर आप दे देते, मेरा कर्ज और आर्थिक जो समस्या है वो सही हो जाता। साहू बोला कोई बात नहीं, और साहू ने पुर्तगाली से जीती हुई भूमि को बालाजी बाजीराव को प्रदान किया। आई बात समझ में? कुछ समझ में आ रही? 1750 में। तो पहली तो आर्थिक समस्याओं का निदान किया इसने। अब दूसरी समस्या क्या थी, जो मतभेद है, तो मतभेद अपने आप समाप्त हो जाते हैं जब आपकी स्थिति और कद जब ऊंचा होता है। तो क्या, जब आप बहुत कमजोर होते तो सामने भी सलाह देता है कोई, जब आप मजबूत हो गए तो पीछे में, और जितना आदमी आपके पीछे में आलोचना करता है, पीछे में आपके बारे में बोलता है, आप समझो कि आप उतनी अच्छी स्थिति में हो। क्योंकि ये चर्चाएं होती किसकी है, जिससे मोहब्बत ज्यादा है, जिससे जो हम हो नहीं सकते। ये भी तो होता है, नहीं नफरत हो, ईर्ष्या हो। तो धीरे धीरे देखिए कि जो इनके विरोधी थे, या तो दमन कर दिए गए, या खुद ही उसका समर्थन करना शुरू कर दिया। और इसने बहुत सारे जो है, जो प्रतिद्वंदी था उसका सफाया किया, उसका अंत किया, उन्मूलन किया। अब इसी में एक संधि होती है, एक तो युद्ध होता है पानीपत का, जो हमें पढ़ना है। ये आज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री पॉइंट व्यू से भी आता है पानीपत, मेंस तो है ही आईएएस का ऑप्शनल। और दूसरा होता है संगोला की संधि, ये महत्वपूर्ण है। अब होता क्या है कि 1749 में साहू की मृत्यु हो जाती है। तो साहू मरने के पहले, चांदनी दुबे गुड मॉर्निंग, तो साहू मरने के पहले सोचता है कि समस्या का समाधान कैसे किया जाए, क्योंकि मेरा तो कोई पुत्र नहीं है, अब किया क्या जाए। साहू बूढ़ा हो चला था, अब बूढ़ा होते हो और जब पुत्र भी ना हो, तो अपने परिवार की टेंशन, राज तो बाद में है, परिवार का भी तो टेंशन होता है कि मेरा वंश चलाएगा कौन। लेकिन घबराओ मत, साहू ये जो बाजीराव है या बालाजी बाजीराव है, उनको पुत्र और प्रपुत्र की तरह मानता था। तो उसने वसीयत लिखा। ऐसा मत सोचना कि बालाजी बाजीराव ने हड़प लिया था, साहू के वसीयत में लिखा हुआ था। और वो वसीयत में था क्या कि हमारी मृत्यु के पश्चात जो वास्तविक सत्ता है वो पेशवाओं के हाथ में जाए, क्योंकि पेशवा इतने योग्य हैं कि वो संभाल सकते हैं। जहां तक छत्रपति की बात है, तो छत्रपति जो है वो राजा राम के वंशजों को मिल जाए। तो राजा राम का वंशज कौन था? शिवाजी द्वितीय का पुत्र था राजा राम सेकंड। ये शिवाजी द्वितीय राजा राम का पोता था। और इधर कौन है? बालाजी नहीं पेशवा बालाजी बाजीराव। ये बालाजी बाजीराव पेशवा बनना चाहेगा, ये पेशवा राजा बनना चाहेगा? नहीं, पूरा शक्ति मिल ही गया तो उसको छत्रपति बनने से क्या फायदा। सोनिया गांधी को जब सारा पावर मिल गया तो प्रधानमंत्री बन के करेगी क्या? जब अंडरवर्ल्ड में देखते होंगे, वो एमपीओ को टिकट बंटवाता था पहले, तो दाऊद इब्राहिम चाहता तो चुनाव नहीं लड़ता अपने समय में, लेकिन वो चुनाव जितवा रहा है, उसको जीतने की क्या जरूरी है?
चुनाव जीत के भी आकर आप सैल्यूट करोगे। अंडरवर्ल्ड के आदमी देखना, आज बहुत लोग ऐसे, हाजी मस्तान भी था। सोनिया गांधी से बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा? सोनिया आंटी है भाई, अपने कितना पावर का उपभोग की। आप अपने समाज में देखना, तो छत्रपति बन जाता है कौन? राजा राम। ये चाहता है सतारा, ये सतारा में ही रहता है, किले में आराम से रहता है, और ये अपना सेंटर चेंज कर लेता है पूना। पूना एक गांव था, पहले पूना इतना समृद्ध नहीं था, इसने पूना को समृद्ध बनाया और गांव से एक बड़े शहर और नगर में परिवर्तित कर दिया। पेशवाओं की यह उपलब्धि है। वहां किले का, बहुत बड़े किले हैं आज भी। तो ये हुआ बाजीराव, बालाजी बाजीराव का। लेकिन बालाजी बाजीराव याद किया जाता है 1761 के तृतीय पानीपत का, और हमारे लिए वही महत्वपूर्ण है। तो बाजीराव से सवाल आएगा तो बन जाएगा, वो आएगा उसके उपलब्धियों से लेकर जो आएगा, समस्याओं से लेकर, व्यक्तिगत उसे लेकर, तो मैं लिखवा दूंगा। पहले मैं पानीपत पढ़ा दूं बस, फिर मैं लिखवा दूंगा। अब देखिए पानीपत का कारण क्या था, आप बताइए। पानीपत का युद्ध, पानीपत है कहां? उस समय पंजाब में था। देखिएगा, पहले एक एक आईएएस में सवाल पूछा, जीएस में, और सवाल यह पूछा आईएएस में कि इतने साम्राज्य प्रकंपी लड़ाइयां, इतने एम्पायर शेकिंग बैटल पानीपत में ही क्यों होता है? क्या कारण है कि इतने बड़े बड़े युद्ध जो है पानीपत में ही लड़ेगा? सब पॉइंट सही है। देखिएगा, जैसे मान लीजिए दिल्ली है और ये है अफगानिस्तान। जैसे मान लीजिए कोई खैबर दर्रा है, बोलन खैबर नाम सुने होंगे। तो खैबर पास से कोई व्यक्ति आया, तो कोई व्यक्ति जब उत्तर पश्चिम से आएगा तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? मुख्य ध्येय क्या होगा? वो अटैक करने का मतलब यह है कि दिल्ली पे अधिकार करना करेगा। तो ये जो शासक है ये चाहेगा रोकना। जब इधर से कोई आएगा तो उसका ध्येय दिल्ली पे अटैक करना, और दिल्ली के शासक का जो उद्देश्य है यह है कि इसे कहीं रोकना, यहां तक नहीं पहुंचने देना। तो वो मैदान तो होगा जो बहुत बड़ा हो। तो पानीपत ही एक ऐसा मैदान था जहां कई लाख की सेनाएं आसानी से, सहजता से युद्ध मैदान में युद्ध कर सकती थी। पहली बात, यानी दिल्ली और ये जो पंजाब है, जब एंट्री करते हो पंजाब के अंदर, ये पूरा पंजाब, हरियाणा पंजाब था, तो सबसे बड़ा कोई मैदान है रास्ते में, मार्ग में, तो है पानीपत का। खुला मैदान है। और पता है मध्यकाल में जब 1526 में पहला युद्ध हुआ पानीपत का, 56 में दूसरा हुआ, तो पहले से लोधी खत्म हुए, दूसरे से मुगल फिर मजबूत हुआ, और तीसरे से मराठा की शक्ति खत्म हुई। तो ये मैदान है बड़ा। पहली बात, ये व्यापारिक मार्ग पे स्थित है, और जब व्यापारिक मार्ग पे स्थित होगा तो इसका मतलब है दो वजह से आय का भी स्रोत है, क्योंकि युद्ध एक दिन में नहीं होते थे, युद्ध वर्षों लगते थे, महीनों लगते थे। तो व्यापारिक मार्ग पे स्थित होने का, सड़क मार्ग अच्छा था, यातायात वगैरह, तो उससे अच्छा होगा कि जो सेनाएं जब जाएगी तो समय की बचत और सहजता पे चली जाएगी। ये फर्टाइल लैंड है। लैंड फर्टाइल का मतलब है कि इसको आसानी से वहां से राजस्व मिलेगा, रसद की प्राप्ति होगी। ऐसा थोड़ी साग सब्जी यहां से ढो के ले जाएगा। ये स्थानीय जगहों से इनको रसद मिलती थी। और सबसे बड़ी बात है कि यहां नदियों के किनारे अवस्थित था।
नदी बहुत जरूरी है। अगर नदी है तो देखो घोड़े वगैरह जो है पानी चाहिए। एक बच्चा ने बोला सर तालाब से भी तो हो सकता है। हमने बोला लाख सेना अगर है, एक बार पानी पिएगा 2 लाख 3 लाख का सेना दोनों का मिलाकर, तब तो मालूम चला कि पानी खत्म हो जाएगा। रात में तालाब था, सुबह उठा तालाब गायब, खेत हो गया, पी जाएगा वो तो। युद्ध हमेशा, बड़ी लड़ाइयाँ हमेशा लड़ी जाती है नदियों, भाई आसपास नदियां हो। नलकूप थोड़ी था उस समय इस टाइप से, तालाब से पानी पिएगा घोड़ा, 1 महीना छोड़ो 5 दिन में खत्म हो जाएगा। और 1 लाख की सेना जिसकी होगी 2 लाख, वो पानी कहाँ से पिएगा? आज की तरह बिस्लरी का बोतल थोड़ी था कि पहले से ऑर्डर दे दोगे बिस्लरी वाले किलने वाले को कि भैया युद्ध हो रहा है, आप भी भैया मुझे 2-4-10 लाख की बोतल भिजवा देना। गलत कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो क्षेत्र है वहां पे जो मानसून की अवधि कम है, और जब मानसून की अवधि कम होती है तो ध्यान देना वहां बारिश कम है, वर्षा कम होगी तो क्या होगी? हमने ये नहीं कहा कि वर्षा होती ही नहीं है। वर्षा की अवधि कम है तो इसका मतलब है कि आप युद्ध सहजता से कर सकते हो ना जी। वो भी सही बोला कि बारिश कम होती तो सूखा पड़ जाएगा, नहीं युद्ध के संदर्भ में है। तो यही कारण है कि बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, शक्ति प्रदर्शन कैसे होते? आमने सामने होते। आ जाओ बताते हैं। यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आर्टिजन, कारीगर, पानीपत उसके आसपास के क्षेत्रों में आप जब देखोगे तो वहाँ अनेक प्रकार के कारीगरों की उपस्थिति है। बोलोगे सर कारीगर क्या है? तीर, धनुष, भाला, ये जो चीजें हैं या कोई जरूरत है तो ये पूर्ति हो जाती है कारीगरों से। अनेक योद्धा वर्ग वहीं पे है, जाट, गुज्जर, सुने हैं ना, राजपूतों के कई समुदाय हैं, सिख वगैरह, ये सब की उपस्थिति है वहां। योद्धा वर्ग की उपस्थिति है। चाहे वो वर्ग की उपस्थिति की बात हो, चाहे एक खुले मैदान की बात हो, व्यापारिक मार्ग की बात हो, नदियों के किनारे, या उर्वरता की बात हो, मानसून की अवधि कम होने की बात हो। और दूसरी बात कि कोई भी जब आए सामरिक दृष्टि से इधर आएगा तो दिल्ली की जो सत्ता है रोकने का प्रयास करेगा, और वो बीच में पड़ता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो ये लिखना था जब आया था, और ये पता भी होना चाहिए आपको। हो सकता है फिर से आगे पीछे करके कुछ ऐसा सवाल आ जाए। अब कारण क्या है, क्यों हुआ पानीपत का युद्ध? तो मराठों की मैंने कल बताया कि बहुत अच्छी प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति क्या है कि दूसरे के जो कार्य है, दूसरे की जो गतिविधियां हैं, उसमें टांग अड़ाने का, हस्तक्षेप करने का। देखो तो उससे क्या होता है, पहले के कुछ लोग होते थे दूसरे का झगड़ा लेते, दूसरे का केस लेते थे और लड़ते थे। अब ये समय है, अहमद साहब दाली ऐसा बाहुबली आएगा तो क्या होगा? गैंगस्टर। दरअसल क्या है बात बताते हैं। अटक, हाँ पंजाब, पंजाब। अब हुआ क्या, सुनना कहानी क्या है। अहमद शाह अब्दाली जो पंजाब पर क्या किया, ये पंजाब के कई इलाकों में मराठा चौथ लेते थे। अब्दाली एक सेना नायक था, अहमद शाह अब्दाली एक योद्धा था, अहमद, हाँ ये सेनापति तो नादिर शाह का, बाद में अफगानिस्तान का शासक। ये पंजाब में अपने पुत्र को बना दिया क्या, तैमूर को बना दिया क्या, गवर्नर। ये 1758-59 की बात है। ये अपने पुत्र तैमूर को बना दिया गवर्नर, और यहां बना दिया दिल्ली में किसको? मीर बख्शी होता है सेनापति, सैन हेड।
इसने मीर बख्शी को बना दिया, पता है क्या? मीर बख्शी किसको बनाया? तो नजीब उद दौला मराठों का बहुत बड़ा दुश्मन था। ये रूहेला था, रूहेला सरदार। और ये कहां चला गया? फिर लौट आया ये अपने देश में। जब इस बात का पता चला, किसको? इस बात का जब पता चला अब्दाली को, तो अब्दाली क्या किया, ये सॉरी जब चला गया तो इसके बाद रघुनाथ राव मराठा सरदार था। तो रघुनाथ राव को लगा कि मुझे सत्ता में चुनौती मिल रहा है, और रघुनाथ राव ने क्या किया? रघुनाथ राव गया और तैमूर को हटा के वहां बना दिया अदीना बेग को गवर्नर। मराठा सरदार रघुनाथ राव, और दिल्ली में बना दिया बंगस पठान। बंगस पठान, उसका नाम था बंगस पठान का मोहम्मद शाह बंगस। समझ रहे हैं? यानी दोनों ही स्थानों पर मराठा सरदार रघुनाथ राव ने अपने लोगों को की प्रतिनियुक्ति कर दी। अब यह खबर मिला किसे? यह खबर मिला अहमद शाह अब्दाली को। जब अब्दाली को खबर मिला तो बोला कि चलो मैं अब तो संघर्ष करना पड़ेगा, मराठे भी कहां झुकने वाले। तो एक समय और मतलब एक जो है स्थान नियत किया गया पानीपत, और वहां जो 14 जनवरी 1761 में जो युद्ध हुआ उसे कहा जाता है पानीपत का तीर्थी युद्ध। तो कारण यह था कि मराठों द्वारा अहमद शाह अब्दाली द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि को, गवर्नर को, मीर बख्शी को अपदस्थ कर अपने लोगों को बनाया जाना, यह मूल कारण था। अब हुआ क्या, यह देखने वाली चीज है, मजेदार चीज। तो समझ में आ गया? मजेदार चीज लिख लिए, लिख लो। देखिएगा, अब आपके सामने एक सवाल है कि हुआ कैसे, घटनाएं कैसे हुई। तो सबसे पहले देखिएगा, जैसे महाराष्ट्र में है, ये क्या है? पूना। यह पूना, और ये है जब देखिएगा अफगानिस्तान, और यहां से आए तो क्या होगा? ये दिल्ली, और ये मान लो कि पानीपत। ठीक है, सपोज कर लो। तो सबसे पहले बताओ, जब युद्ध की शुरुआत हुई तो सेनापति नियुक्त किया गया। तो शासक कौन है अभी? बालाजी बाजीराव। इन्होंने अपने सेनापति नियुक्त किया सदाशिवराव, सदाशिवराव भाऊ। एक ऐसे व्यक्ति को सेनापति के रूप में नियुक्ति की गई जिसे उत्तर भारत की राजनीति का पता नहीं था। और भी लोग थे, जैसे खुद रघुनाथ राव, मल्हार राव होलकर, यशवंत राव होलकर, तुकोजी पवार। लेकिन इसके बावजूद बालाजी बाजीराव को लगा कि नए खून पर विश्वास किया जाए। देखो, सफलताएं केवल होश जोश से नहीं मिलती, अनुभव भी बहुत जरूरी है। आप आईएएस का तैयारी करने आते हो और उस तैयारी के दौरान लगता है ये पढ़ लेंगे, ऐसे कर देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, ममोड़ देंगे। आप खुद ही एग्जाम का निसहाय होके जब एक दो बार फेल हो जाते तो ऐसे आते, असहाय, निस्तेज, निस्सहाय। आप उस जोश के साथ अगर होश अपने अनुभव को अगर ले आए तो निश्चित रूप से आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता।
दूसरी चीज, युद्ध की समय नियत किया गया कि भैया यहां पे होगा। इसके साथ बाजीराव का पुत्र विश्वासराव भी तैयार हुआ, हम भी चलेंगे, युद्ध करेंगे। शमशेर बहादुर भी है। अधिकांश लोग इनके नाम से सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी बोले कि चलो भाई, सदस्य और भाव जाएगा, बनेगा। शुरू हुआ युद्ध। इस युद्ध की घटना देखना, आप इसकी तुलना नेपोलियन के रूस यात्रा से कर सकते हो। नेपोलियन की रूस यात्रा में जब आप देखोगे तो प्रत्येक घर से कोई ना कोई गया था युद्ध में भाग लेने। मराठों के इस युद्ध में भी ऐसा लगता है कि प्रत्येक मराठों के घर से जा रहा है। अब मराठा प्रतिष्ठा है, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में है कि मुगल कमजोर है और भारत की सत्ता मुगल के बाद कोई ले सकता है, वह है मराठा। अब वो घटना कौन सी हो जो सिद्ध करे कि नहीं, मराठा तो सबसे शक्तिशाली है। तो मराठों ने समझा कि 1761 का पानीपत का युद्ध ही वो समय है जब मराठों को सत्ता दिला देगा दिल्ली की। आई बात समझ में? अब मराठों के हर घर से व्यक्ति गया। आईपीएल मैच जैसे होता है ना, मैं प्रचार होना शुरू हो गया। कैसे देखो आ रहा है, ये टीमें, इतनी टीमें, ये देखिए, मतलब पहले तो प्रचार किया जा रहा है कि भाई मराठा का युद्ध होगा, चलिए। तो जब युद्ध करने जाते हो तो रास्ते में जो मिलता है, दिखता है इतनी बड़ी सेना, वो भी चल देता है। ये लोग 3 महीने पहले पानीपत के इस मैदान में पहुंच गए। 3 महीना पहले। फरीदा जहां, गुड मॉर्निंग। 3 महीना पहले पहुंच गए पानीपत के मैदान में। मैं जो बात बताने वाला हूं बहुत अहम है। वह अहम इसलिए है कि जब आपके पास अनुभव की कमी होती है तो आप दूरदर्शी नहीं होते, राजनीतिज्ञ नहीं होते, राजमर्मज्ञ नहीं होते, कूटनीतिज्ञ नहीं होते। बालाजी बाजीराव कहता है कि जब तुम जाना, तो जब जाएगा तो दिल्ली के आसपास से होते हुए, आगरा होते हुए जाएगा, सॉरी आगरा होते हुए उधर मध्य भारत से, और फिर दिल्ली होते हुए अफगानिस्तान की ओर, मतलब पंजाब की ओर जाएगा पानीपत। तो वहां रास्ते में एक व्यक्ति मिलेगा तुम्हें, अफलातून ऑफ जाट। वो बहुत बड़ा राजा है और उसके अनुभव तुम्हारे काम आएंगे, और उसका नाम है सूरजमल जाट। तुम जाना, मिलना जरूर उससे, वो तुम्हें हेल्प करेगा। देख रहे हैं ना कि कैसे 3 महीना पहले तैयार हो गया जाने के लिए, किस प्रकार से इतने बड़ी सेना तैयार कर लिया, कैसे उसके साथ नौकर चाकर बीवी बच्चे सब चल दिए। पूरा लाव लश्कर जा रहा है भाई, इनकी पत्नियां गई साथ में, नौकर चाकर जा रहा है। वाह, लगता है युद्ध नहीं, पता नहीं पिकनिक पे जा रहे हैं। इतिहास को प्रश्न तो पूछना पड़ेगा। अरे भाई, अब मारपीट किए अपने जीवन में तो बताओ, कभी जवानी में मारपीट किए होगे, अभी जवान हो तो क्या किसी दुश्मन के घर में जाके आए? वो फिल्मों में होता है, रजनीकांत का शिवाजी बॉस, शिवाजी द बॉस में क्या कहता है रजनीकांत, देखते हो ना? वो कहता है शेर सुअर झुंड में आते हैं, शेर अकेले चलता है। तो फिल्म में होता है, पकड़ के 2-3 महीने मारेगा तो हिल नहीं पाता है आदमी। हाँ, जहाँ 4 को पकड़ लेगा ना, 2 पैर 2 हाथ, झुंड। मतलब आप मराठा, इसका मतलब क्या यार? आप भूल गए आपके पूर्वज राजपूत थे, उनसे जब वीर तो नहीं थे आप लड़ने गए उन तुर्कियों के सामने, जो निश्चित रूप से आपसे वीर नहीं था, लेकिन तकनीक के दृष्टि से आपसे श्रेष्ठ अवश्य था, या नहीं? देखो, वीरता अलग चीज होती है। जैसे आप बोलते मैं इतना पढ़ रहा, मैं इतना पढ़ती हूं, इतना पढ़ता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता पास हो रही हो कि नहीं।
कभी भी हजारों मील, हजारों किलोमीटर दूर ये लड़ने गए थे। अपने घर से इतनी दूर लड़ाई नहीं की जाती है। कभी सोचो ना, मतलब घर से इतनी दूर अपने आसपास बीवी बच्चे लाओ लश्कर को लेकर 3 महीना पहले, और इतनी प्रतिष्ठा। जब अनावश्यक रूप से अपने ऊपर दबाव ले लोगे तो असफलता निकट होती है। कभी भी पास होना है ना तो बता रहा हूं, खूब पढ़ो, मस्त रहो, पूछे कैसी तैयारी चल रही है, बोलो ठीक है, उम्मीद है कि अच्छा होगा जीवन में, बाकी देखते हैं, निकलो जितना जल्दी निकलना है। और वहां पे बोलो अरे बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, हिस्ट्री पढ़ ली, इकोनॉमी पढ़ ली, बस ये बचा है। तो हमारे जैसा टीचर तो सवाल पूछेगा, सारा आत्मविश्वास को तो मैं तो एकदम जन्म ही इसलिए लिया। अनावश्यक आत्मविश्वास मत दिखाओ, तुम्हारी स्थिति हो जाएगी मराठों की तरह, उन राजपूतों की तरह। गलत कह रहे हैं? कभी सोचो ना तुम, इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन कि कुछ महीने, कई महीने पहले से ही और बहुत भयंकर युद्ध हो रहा है, इस बार तो बता देंगे अब्दाली को, इस बार छोड़ना नहीं है। गया, अब रास्ते में मिला आगरा में कौन? सूरजमल जाट। मैं एक कहानी, एक बात हमेशा बच्चों को बताता हूं, सूरजमल जाट ने हेल्प क्यों नहीं की? आपके पिता इतने महत्व को समझता है वो व्यक्ति, और वो इसलिए भेजा था आपको कि जाके उसे सलाह लेना, जाके सहायता लेना, उसके अनुभव से लाभ उठाना। लेकिन ये होता है युवा जोश, हाँ, प्रवृत्ति, एटीट्यूड। वो जब से गया, पूछा, रास्ते में मस्जिद बहुत मिले मुझे, व्यंग किया। सूरजमल जाट ने चुटकी लेते हुए बोला, हमें पता नहीं था कि इतने दिन शासन कर लेंगे। अरे मूर्ख, अगर रास्ते में मस्जिद पड़े तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है मुसलमानों का सम्मान नहीं करते। वो कह रहा है कि इतने मस्जिद कैसे हैं, वहां तो मंदिर होने चाहिए, मस्जिदों को तोड़ क्यों नहीं दिए? ये कहने का तात्पर्य है। सूरजमल जाट ने कहा कि मुझे समर्थन जो है वो मुसलमानों का ही मिलता है, हमारे यहाँ हिंदू और मुसलमान में कोई भेद नहीं है। हाँ, कुछ मतभेद शुरू में थे, औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध, ऐसे सब ठीक है। यह आगरा के किला में लूटने गया, सोना चांदी जेवरात, यही मराठा। सूरजमल जाट ने कहा कि मैं देता हूं पैसा, लेकिन लूटो मत। हालांकि मराठों को ज्यादा मिला नहीं कुछ, क्योंकि ऑलरेडी कई बार लुटा चुका था, बचा क्या? कभी सोचो, जब आप सूरजमल जाट के जहां का राजा है वहां का आप सम्मान ही नहीं कर रहे हो, उसकी बात ही नहीं मान रहे हो, तो क्यों हेल्प करेगा आपको? सूरजमल जाट ने कहा यह सही समय नहीं है युद्ध करने का, आप समझो ना बात को, युद्ध करने का सही समय नहीं है। आप बारिश के मौसम का इंतजार करो। बोला ऐसा क्यों? क्योंकि जो अब्दाली की सेना है वो बारिश के समय नहीं लड़ पाएगा। अब्दाली जब भी लड़ा है तो पहाड़ों में लड़ा है, उधर लड़ा है, मैदान में बहुत कम अनुभव है। आमने सामने की लड़ाई आप जीत जाओगे। और बारिश का वेट करने का मतलब है कि थोड़ा उसको, उसका जो रसद पानी को समाप्त होने दो। आपको नहीं पता है, अब्दाली की स्थिति बहुत खराब हो गई थी युद्ध से पहले, लेकिन उसको जो रसद मिला वो अवध का नवाब शुजा-उद-दौला ने प्रदान किया था। अगर शुजा-उद-दौला ने सपोर्ट नहीं किया होता, समर्थन नहीं दिया होता, तो अहमद शाह अब्दाली हिंदुस्तान में इतने दिनों तक नहीं रह पाता। लगता है मराठा ये गीत गा रहे थे, वो शेर जो है, मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था। मेरी किश्ती तो पानीपत में डूबी थी, जहां पानी ही नहीं था। नहीं, अवध के नवाब का सपोर्ट करने का वजह यह था
कि ये पहले भी नादिर, इसके पूर्वजों ने नादिर शाह को आमंत्रित किया था। दरअसल क्या है कि मुगलों से मराठों का नहीं पड़ता था, और अभी इस इक्वेशन ऐसा था कि अब्दाली जो मालिक थे वो नादिर शाह थे, वहां के थे, और ये भी वहीं के थे, इसके पूर्वज। ये भी एक कारण था, एक मुसलमान का फैक्टर था। अब युद्ध शुरू हुआ। देखो, यशवंत राव होलकर ने भी कहा, कई मराठा सरदारों ने कहा कि थोड़ा वेट कर लो ताकि उसकी रसद खत्म हो जाए। किसी ने नहीं माना। पानीपत के मैदान में 14 जनवरी को युद्ध शुरू हुआ। उस युद्ध से पहले रसद खत्म हो गई। मतलब कितनी बड़ी बात है कि आप जो है इतने बड़े युद्ध लड़ने जा रहे हैं। पूरा कुनवा ही चला गया, पत्नी बच्चे सब, नौकर सेवक, इतना ज्यादा प्रेशर, और आपके पास रसद नहीं है क्योंकि 3 महीना पहले ही चले गए, सेना भी थक गई, और आप भी क्या किए, खा पी के मस्त। उस समय के इतिहासकारों ने लिखा है कि पानीपत के युद्ध से पहले कई दिनों से आसपास के गांवों से भोजन एकत्रित कर बच्चों को खिलाया गया था और लोग खाए। वाकई बता रहे हैं कि इनके और दूरदर्शी नीतियों की वजह से पानीपत में जो युद्ध हुआ वो एक मार्मिक जो पक्ष है उसको दर्शाता है कि जो युद्ध करने गए सेना, वो सेनाओं को रसद नहीं मिला था, खाना नहीं मिला था बड़े पैमाने पर। वो युद्ध क्या करते, वो तो पहले ही हार चुके थे अपनी रणनीतियों से। आई बात समझ? भाई 3 महीना पहले चले जाओगे तो बताओ क्या स्थिति होगी। वो तो ठीक उसी प्रकार से कि मैच हुआ, ड्रेसिंग रूम में उनकी पत्नियां हैं, क्रिकेटर मैदान में है, तो उसको भाई टेंशन तो पत्नियों का होगा कि आज कम पे आउट हो जाएंगे तो लगे क्या होगा भैया। एक अनावश्यक प्रेशर होता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, तेंदुलकर ने कहा कि मैं रणजी और दूसरे मैचों में स्टेडियम में नहीं जाता अर्जुन के मैच को देखने। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे देखकर शर्मा जाए, डर जाए और प्रेशर में आ जाए। खेलने दो, जैसे खेल रहा है, अपना करियर देख रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, करने दो। आई बात समझ में? तो पानीपत में युद्ध हुआ, बुरी तरह हार गए। कौन? मराठा। इनका सेनापति मर गया, सदाशिवराव भाव मर गया, विश्वासराव मर गया, तुकोजी पवार मर गया, इब्राहिम गार्दी तोपखाना एक मुसलमान था वो मर गया। एक मराठा सरदार रण क्षेत्र छोड़कर चला गया क्योंकि सदाशिवराव भाव का जो व्यवहार था उसे पसंद नहीं आया। मल्हार राव होलकर। अब सवाल होता है कि ये मैंने कारण बता दिया कैसे हुआ, मैंने बता दिया आपको कि किन परिस्थितियों में पूना से इतने दूर गया युद्ध करने पानीपत, किन परिस्थितियों में इसने जो है पहले 3 महीना पहले चला गया, किस प्रकार से अपने सरदारों की और सूरजमल जाट की बात को नहीं माना, किस प्रकार से रसद खत्म कर दिया और किस प्रकार से अपने ऊपर दबाव ले लिया, चाहे पत्नी और सेवकों बच्चों को ले जाकर, चाहे अनावश्यक प्रचार करके। रास्ते में जो मिलते, कहाँ जाना है, कहाँ जा रही है, अरे मराठा की सेना है, वही युद्ध है, चलो चल दिया। वो जाके खा रहा है, वो भी जैसे मान लिया जाए, एक मैं कहानी पढ़ा था, उस कहानी में कुछ लोग गांव में जाते रहते हैं, बोलता है कहाँ इतने लोग झुंड बना के जा रहे हो, तो फलना के यहाँ जो है बहुत बड़ा पार्टी है। पहले तो खाना मिलता नहीं था सही से, वो भी चल दिया, फिर और मिला, वो भी चल दिया। बाद में स्थिति ये हुआ, और जो दूर से आते लोग पहले जाते हैं, वो सारे लोग खा के चल दिए थे, रसद खत्म हो गया। तो वही हाल यहां हुआ।
अब समस्या है कि कारण क्या है, क्यों असफल हो गया? कारण बताने की जरूरत ही नहीं। हमने कहा कि तकनीक हमेशा निर्णय लेती है विजयी और पराजय का। आपकी सफलता कैसे हो, आप असफल कैसे होते हो, वो तकनीक निर्णय करती है। और नेतृत्व तो है ही। तकनीक क्या और नेतृत्व क्या? अब्दाली सदाशिवराव भाऊ से अधिक अनुशासित था, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो या उसकी सेना की बात हो। अहमद शाह अब्दाली एक बहुत बड़ा सेनानायक था, योद्धा था, कूटनीतिज्ञ था, सब था। और उसको भारत के बारे में, उत्तर भारत के बारे में भी अच्छी जानकारी थी। लेकिन जब सदाशिवराव भाऊ को देखिएगा, एक उत्साही, अधिक उत्साही, जिसके पास अनुभव कम थे, जिसे उत्तर भारत के बारे में जानकारी ही नहीं थी। यानी बालाजी बाजीराव यानी पेशवा के द्वारा एक ऐसे नेतृत्व का चयन किया गया था जिसे न तो उतनी प्रतिभा थी, न उतनी योग्यता, और न ही उत्तर भारत के बारे में उतनी जानकारी। तो उसका तो पराजय निश्चित था। जिस प्रकार से जो सेनापति सदाशिवराव भाऊ था, उसकी प्रवृत्ति थी, उसकी चारित्रिक दुर्बलताएं थी। कई बार व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या व्यक्तिगत जो कमियां होती हैं, जो सीमाएं होती है, वह आपके पतन का मार्ग प्रशस्त करती है। याद रखना बेटा, वह आपके परिवार को ले जाती है, वह आपके साम्राज्य को डुबो देता है। व्यक्तिगत कमी क्या, आप अहंकारी, आप अगर राजा राम की बात, वो सूरजमल जाट की बात को माने होते, सदाशिवराव भाऊ अगर मरहाराव होलकर, यशवंतराव पवार का बात माना होता, तो मराठों की दशा हो सकता है कुछ और होता। एक दूसरा जो कमी था कि मराठों ने जो तोपखाने का प्रयोग किया, जब देखोगे तोपखाने, तो मराठा का तोपखाना कैसा था? ऊंट पर तोपों को रख देता था और वो तोप घूमते रहते थे। वो सॉरी, अब्दाली का जो तोप था ऊंट पे था, चलायमान था, वो घूमता रहता था। मराठों ने बंदूक का प्रयोग किया ना, मराठों ने तलवार का प्रयोग किया। कोई बंदूक था ही नहीं उसके पास ज्यादा। अहमद शाह अब्दाली तलवार का प्रयोग किया। इसका मतलब है कि एक ओर आपका जो तोप है वो भी आधुनिक है अपेक्षाकृत, और दूसरी ओर आपने बंदूक का प्रयोग कर दिया, ऊपर तलवार का प्रयोग कर रहा है, और ऊपर से तोप भी इसके कैसे थे, एक जगह थे तो एक ही जगह रहते थे। चलायमान तोपों का अभाव था, तो ले गया ना तकनीक। सबसे बड़ी बात, युद्ध कभी इतने दूर जाकर नहीं लड़े जाते, उससे रसद की कमी हो जाती है और संसाधनों का अभाव, सेना पर आवश्यक रूप से दबाव होता है। अब जब भी, क्योंकि भागने, अरे युद्ध में लौटना भी तो पड़ता है। जानते हो, रसिया में कोई गया तो जीत नहीं पाया, दक्षिण भारत में, अफगानिस्तान में कोई नहीं, क्योंकि रसिया में नेपोलियन या हिटलर हो, वो इतना बड़ा क्षेत्र है कि अगर ज्यादा अंदर चले जाओगे तो जब तक लौटोगे तब तक तो रसद खत्म, मौसम परिवर्तित, निपट गया। एक सबसे बड़ी चीज थी मराठों के साथ कि ये अपनी पत्नी, अपने सेवक, बच्चों को जिस प्रकार से ले गया, वो निश्चित रूप से मराठों पर अनावश्यक रूप से बोझ डाल दिया। मतलब एक जो अतिरिक्त जो बर्डन है, जो अतिरिक्त बोझ है, जो भार है, वो दिया मराठों के। मतलब नेतृत्व भी नहीं है, तकनीक भी नहीं है, एक बोझ भी ले लिए। आई बात समझ में? कमी क्यों हुआ? मराठों के बीच समन्वय नहीं था। लड़ने गए सिंधिया, होलकर, ये सब सारे लोग गए, लेकिन अगर मल्हार राव होलकर अगर वहां से भाग रहा है तो डर के मारे नहीं भाग रहा है, वो धोखा नहीं दे रहा है, वो खफा है एक ऐसे नेतृत्व से, एक ऐसे युवा से
जिसे सेनापति बना दिया गया, जिसे उत्तर भारत के बारे में जानकारी नहीं। एक ऐसे सेनापति से जो भूल गया कि बिना भौगोलिक ज्ञान के कोई विजेता जीत नहीं सकता है। वहीं दूसरी ओर अब्दाली को भौगोलिक ज्ञान था उत्तर भारत की, हार गया। एक बार फिर से जैसे राजपूत हारे थे तुर्कों से, एक बार फिर से तकनीक, कूटनीतिज्ञता, तकनीक और सूझबूझ, धैर्य ने किसको हरा दिया? भारतीय क्षेत्रीय शक्ति अर्थात मराठों को हरा दिया। मराठों को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, चाहे वो राजपूत हो, सिख हो, अवध का नवाब हो, चाहे रुहेला सरदार हो, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अर्थात बताता है कि आप कहीं ना कहीं चूक किए हो। जिस प्रकार से पिंडारी को ले जाते थे, फिल्म देखना, एक फिल्म आई थी वीर, ये अपने साथ पिंडारी को ले जाते हैं और पिंडारी का काम ही था लूटना। मतलब ये लूटपाट मचाते थे, ये युद्ध करते थे, पिंडारी लूटता था। और लूटने के बाद कुछ भाग मराठों को देने के बाद पिंडारी अपने पास रखते थे। पिंडारी लुटेरा थे, वीर हो सकते हैं, लेकिन पिंडारी की जो गतिविधियां थी वह अनावश्यक रूप से, निश्चित रूप से मराठों के विरुद्ध यहां के अन्य शक्तियों को रुष्ट कर दिया। ये चौथ ले रहे हैं। शिवाजी की प्रशासन में भी एक कमी थी कि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, महान थे, लेकिन वो लूटपाट की मराठों की नीति को बंद नहीं कर पाए और उनके आने वाला उत्तराधिकारी भी इस चीज को रोक नहीं पाया। न तो शिवाजी को पता था, न उसके उत्तराधिकारियों को, कि 1761 के मराठा का जब भाग लिखा जाएगा, शायद उस समय भाग की आवश्यकता थी मराठों को, वहां भाग मराठा से रूठ जाएगा। और ये भाग एक दिन में नहीं रूठा। ये जिस प्रकार से लूटमार की नीति थी इनकी, जिस प्रकार से चौथ के द्वारा अपने प्रतिद्वंदी, अपने विरोधियों पे दबाव बनाते थे, उन्हें बाध्य करते थे टैक्स देने के लिए, वो निश्चित रूप से मराठों के लिए पतन का एक कारण बना। आप कहते हो टैक्स दो, नहीं तो मैं आक्रमण करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये जो दूसरी शक्तियां थी उन्हें भयक्रांत कर दिया। कभी सोचते हैं आप, क्या वही बाजीराव का समय अब बालाजी विश्वनाथ का मराठा था? मराठों ने कभी अपने अस्थायित्व लाने का प्रयास नहीं किया अपने वित्तीय संसाधनों में, और यही वजह है कि उन्हें अपने संसाधन के लिए, आर्थिक संसाधनों के लिए लूट मार के नीतियों पर केंद्रित रहना पड़ा। तो मराठे हार गए, चाहे मामला पिंडारी का हो, चाहे स्थानीय शक्तियों का समर्थन न देने का हो। मतलब ये विडंबना है हिंदुस्तान का कि आज से 4 साल पहले, कितना, 57, 58, 60, 61, 5 साल पहले पलासी हुआ था, वहां भी षड्यंत्र हुआ था, लेकिन पीछे से। यहां तो खुलेआम किसी ने समर्थन नहीं दिया। और एक सपना था मराठों का कि मैं जो है मुगल का विकल्प बनूंगा। भाग ने मुंह मोड़ लिया, भाग उससे रूठ गया। तो यहां पे एक बहुत बड़ी चीज है आपके लिए कि असफलता पता होना चाहिए आपको। यहां बताया कि एक जो विजेता है उसे इतिहास और भूगोल, फिर से जैसे मराठा, जैसे हमने फ्रेंच बताया था ब्रिटेन के मामले में, कि ब्रिटेन भूगोल भूल गया, पौंडीचेरी से शुरुआत की और बंगाल से क्लाइव किया। वो इतिहास भी भूल जाता और भूगोल भी। जैसे रसिया भूलता है, वो नेपोलियन और हिटलर भूलता है रसिया में, औरंगजेब भूल करता है दक्कन में। ये भूल कर गया कि एक ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व प्रदान किया जो दक्षिण भारत, जो
उत्तर भारत के बारे में जानकारी नहीं था, और एक सामना ऐसे व्यक्ति से हो रहा था जिसके बारे में आपको इतिहास का पता होता। वह व्यक्ति था 1739 में सेनापति के रूप में आया था नादिर शाह का। अरे मूर्ख, हिंदुस्तानी ऐसा लगता है बार बार भूल कर रहा है। जब अकबर आया तो उसके इतिहास के बारे में, वो बाबर जब आया इंडिया में, राणा सांगा इतना महान शासक नतमस्तक हो गया। तुम भूल गए उसका इतिहास पता करते एक बार, कि जिसके रगों में, जिसके खून में, रक्त में चंगेज खां और तैमूर का लहू दौड़ रहा है, तुम्हारा सामना उससे होने जा रहा है। खून का असर तो दिखता है बेटा। और यही हुआ कि अहमद शाह अब्दाली न केवल उत्तर भारत के बारे में जानकारी था, योग्य था, कुशल था और कूटनीतिज्ञ था। और रही बात क्षेत्रीय शक्तियों ने सपोर्ट किया। अब महत्व क्या है? यह हमारे लिए महत्व है। महत्व है एक कि क्वेश्चन आता है कि पानीपत के युद्ध ने यह निर्णय नहीं किया कि कौन शासन करेगा, बल्कि पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह निर्णय कर दिया कि अब मराठा शासन नहीं करेगा। समझ रहे हैं? मराठा शासन नहीं करेगा। अब ये पानीपत के युद्ध ने यह भी सिद्ध कर दिया कि जो मराठा है वो अब क्या होगा? विकल्प, मुगलों का विकल्प बनने का जो अवसर है वो खो दिया। मतलब अब तक लह रहा था कि मुगलों का विकल्प कौन बनेगा? मराठा। लेकिन पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद ये जो सपना था, जो स्वप्न था, वो समाप्त हो गया, खत्म। इस युद्ध ने जो मुगल की कमजोरियां है वो उजागर कर दिया। क्योंकि आप केंद्रीय शक्ति हो, मुगल दिल्ली में 1761 में, और इसके बावजूद आप ही के देख रेख में सब कुछ हो रहा है और आप मुख्य दर्शक बने बैठे हो। इसका मतलब है कि मुगल असहाय है, विखंडित है, षड्यंत्रों का शिकार है मुगल दरबार। इसने और भी बता दिया कि एक बार फिर से मराठों ने गुरिल्ला पद्धति का परित्याग करके अपना पतन का मार्ग प्रशस्त कर लिया। इस युद्ध के दौरान मराठों ने गुरिल्ला का युद्ध का पद्धति का प्रयोग नहीं किया, और शायद उतना संभव था भी नहीं, कारगर नहीं हो सकता था। तकनीक ने फिर मराठों को पराजित किया या किसी भारतीय शक्ति को पराजित किया। तो भारतीय जो सैन्य कमजोरियां हैं, यहां की जो आंतरिक मतभेद है, मराठा सरदारों की जो मतभेद थे, यानी सैन्य कमजोरियां, आंतरिक मतभेद, जो पहले पलासी और बक्सर में, ये पलासी में और दक्षिण भारत के कर्नाटक युद्ध में देखे गए थे, स्थानीय शक्तियों की कमजोरियां, वो मराठों के बीच में फिर से आया वो चीज। लेकिन इस बार जो परिणाम हुआ वो मराठा और राष्ट्रहित में बहुत अहितकर था। लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं, अच्छा अंग्रेज को भी फायदा हुआ इससे। हमने मुगल को देख लिया, मराठों को देख लिया। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात महत्व यह है, मतलब मराठा के लिए निगेटिव है कि इस युद्ध के पश्चात अंग्रेज का जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था भारत के अंदर, मराठा, वो अपने आप कमजोर हो गया और उसको अवसर मिला दक्कन में। भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो साम्राज्य विस्तार का, जो अपने क्षेत्र विस्तार का जो अवसर मिला ब्रिटिश को, वो मराठों के अपने आप समाप्त होने में मिला। एक कमजोर होगा दूसरा उठेगा ना। लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो यह मानते हैं कि मराठा पराजित हो गया था लेकिन निर्बल नहीं, पराजित हो गया था निर्बल नहीं। जैसे यदुनाथ सरकार, सर यदुनाथ सरकार, सर यदुनाथ सरकार ने पता है क्या कहा? सर यदुनाथ सरकार ने कहा कि पानीपत के तृतीय युद्ध से मराठा निश्चित रूप से पराजित हुए,
उनकी गरिमा या प्रतिष्ठा या सम्मान में कमी आई। सही बात है, चाहे उनकी गरिमा हो चाहे प्रतिष्ठा हो, क्योंकि किसी पराजय के पश्चात आपके गरिमा में कमी तो आती है। और बात जब पानीपत के तृतीय युद्ध का हो, जहां प्रतिष्ठा दांव पे लगा है, जैसे आपकी लगती है कि इस बार तो पास होना है, होता है कि नहीं? इस बार तो पीपीएस में पास होना है, इस बार पीसीएस में पास होना है, आईएएस में होना है, तो उसका महत्व बहुत होता है। इन्होंने कहा कि इसके बावजूद मराठा माधव राव के नेतृत्व में एक बार फिर से शक्ति प्राप्त किया। इतनी शक्ति प्राप्त कर लिया कि ये ब्रिटिश को चुनौती देता है। मराठा बाद में इतना मजबूत हो गया कि जब 75 से लेकर 82, 1775 से 82 के बीच जब प्रथम आंग्ल मैसूर होता है, तो बैकफुट पर ला देता है अंग्रेजों को। अगर इतना कमजोर होता तो क्या संभव था? माधवराव 3 बार पराजित करता है हैदर अली को दक्षिण में। जो हैदर अली की सेना इतनी अनुशासित, आधुनिक और कुशल सेना थी ना, मराठा अगर कमजोर होता तो जरा एक चीज बताओ, अवध से शाह आलम द्वितीय को लेकर दिल्ली की गद्दी देता 1772 में। महादजी सिंधिया, नाम सुनिएगा, महादजी सिंधिया, यही महादजी सिंधिया है, मैं लिखवा दूंगा सारा। महादजी सिंधिया ये मराठा सरदार था। ये वहां से उठाता है, उस शासक को बोलता है चलिए आप परेशान नहीं हो, दिल्ली की गद्दी पे मैं बैठाऊंगा आपको, देखते हैं कि कौन रोकता है आपको। मराठा अगर कमजोर होता तो क्या ऐसा संभव था? यानी हैदर को पराजित करने की बात हो, अंग्रेज को चुनौती देने की बात हो, या अपनी शत्रुओं को नियंत्रित करने की बात हो, मराठा आज भी क्या है? मजबूत है। और तभी तो कहा जाता है इतिहासकारों द्वारा कि 1772 में माधव नारायण राय फर्स्ट की जब मृत्यु होती है तो पानीपत से ज्यादा मराठों के लिए हानिकारक है। ये बहुत बड़ी बात कह दिया उसने। एक परिणाम में याद रखना जो महत्व था कि ये जो मराठा जब कमजोर होते हैं ना, और जब वो वहां जाते हैं तो सिख शक्ति जो है ना उसको असर मिलता है मराठों के कमजोर होने से। क्योंकि पंजाब में ये जा रहा है, पंजाब में मराठा जा रहा है, लेकिन जैसे पानीपत में हार गया ना तो मराठों की शक्ति कमजोर हो गई और वहां सिख शक्ति को उभरने का अवसर मिला। सिख अगर उदय हुआ, इतना बाद में मजबूत हुआ, तो उसका मराठों के पतन का भी एक कारण है सिखों के उदय में। तो ये सारी चीजें थी, मैंने बताया। अब कल जब आप आओगे तो मैं मराठों के महत्व युद्ध में, निगेटिव एस्पेक्ट क्या था इस युद्ध का और पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या था, और बहुत ही कम शब्दों में बहुत एनालिटिकल तरीके से फिर बाजीराव के बारे में, ये 45 मिनट, आधा घंटा लगेगा, 45 मिनट, और फिर एक नया टॉपिक देखेंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चन करवाना पड़ेगा मुझे, हाँ, इसमें से टिप्पणी लिखवाना, क्योंकि डायरेक्ट आता है इसमें से। तो कल जब आओगे तो इसमें से टिप्पणी भी मैं लिखवाऊंगा। तो कल हाँ जीएस वगैरह में आएगा, ठीक है। एक बार फिर से सारे बच्चे को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। और मिलते हैं हम लोग कल। अपना स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। कोई दिक्कत हो, मैंने बताया मंडे से जो है एक शुरू करेंगे, आपको काम आएगा फ्री में, फ्री पॉइंट ऑफ व्यू से, अलग से यूट्यूब पे भी शुरू होगा और ऑफलाइन क्लास भी होगी। बाय एंड टेक केयर। ठीक है बेटा।